नमस्कार। आज का मुद्दा में आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को सांप्रदायवाद से दूर रखना चाहते थे, लेकिन इसे धता बताते हुए बीजेपी सांसद विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगातार विस्फोटक बयान दिए जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई की योगी आदित्यनाथ ने। और इस फेहरिस्त में जो नया नाम संत समाज से सियासत में आए नेता का जुड़ा है, वो है साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज ने बयान दिया और वो बन गया राजनीतिक दलों की सियासत का मुद्दा, और यही है हमारा आज का मुद्दा। संत से सियासत में आने वाले नेताओं की जुबान इन दिनों नफरत का राग कुछ ज्यादा ही अलापने लगे हैं। भजन कीर्तन छोड़कर जहर उगलने की फेहरिस्त में एक नया नाम शामिल हुआ है, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज ने मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री करार दिया और लव जिहाद करने वालों को पैसे के एवज में ऐसा करने वाला करार दिया। साक्षी महाराज के मुताबिक लव जिहाद की एक रेट लिस्ट है और ऐसा करने वालों को अरब देशों से पैसे दिए जाते हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। जी, आप एक मदरसा बता दिए सिंगल, जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे? तिरंगा केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। नहीं, लड़कियां मर्जी से नहीं करते। कुछ मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। इस प्रकार से रेट फिक्स हैं। मोदी को वोट देने वाले समुद्र में डूब के मर जाएं। आज जम्मू कश्मीरी समुद्र हो गया। वहीं साक्षी महाराज के बयान के बाद विरोधियों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी लव जिहाद था, अब मदरसों में आतंकवाद दिखाई देने लगा। मेनका जी को पशु तस्करी और पशु मांस का पैसा आतंकवाद में लगने में दिखाई देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि कैसे सांप्रदायिकता फैलाएं, कैसे हिंदू मुसलमान को अलग करें। जनता का ध्यान गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई थी, महंगाई कम करने का मुद्दा, काला धन लाने का मुद्दा, महिला अत्याचार कम करने का मुद्दा, सभी मुद्दों पे विफल हो रही है सरकार। और इसलिए जनता का ध्यान बटाने के लिए ये इस तरह के इश्यूज ला रहे हैं। पहले लव जिहाद और अब मदरसे में टेररिज्म की शिक्षा देने की बात। तो ये सरकार में ही, ऑपोजिशन में नहीं। ये भूल रहे हैं कि ये सरकार में है, और अगर कोई शिकायत है तो सरकार उसकी जांच पड़ताल करे। ये तो कई दिनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। तब इनको जब बन गए, कोई जगह एमपी बन गए, तो ये तो उस तरह थे ही पहले। जो लोगों ने चुना है वो भी जरूर इस पर विचार करें कि कैसे लोगों को उन्होंने चुना है। वहीं दूसरी ओर साक्षी महाराज के मदरसों पर दिए गए विवादित बयान पर दारुल उलूम देवबंद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देवबंद के जनसंपर्क पदाधिकारी अशरफ उस्मानी ने सांसद के बयान की निंदा करते हुए कहा कि जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। लोग मदारिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि मदरसे अमन के पायंबर हैं और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, हत्ता के आज़ादी में उनका एक बड़ा हाथ है। हम ये समझते हैं कि वो जानबूझकर इस अंदाज के इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात इसलिए लगाते हैं कि वो भगवा दहशतगर्दी को कहीं छुपाना चाहते हैं जो इस मुल्क में पनप रही है, और वो साबित भी हो चुकी है। भगवा दहशतगर्दी इस मुल्क की एक साबित शुदा हकीकत है। लिहाजा अब उसको छुपाने के लिए वो जाहिर बात है, वो यही कहेंगे कि मदरसे में ये काम हो रहा है, जबकि मदरसे तो इस मुल्क की तामीर और तरक्की का और हत्ता के गैर मुल्की हमारी डिप्लोमेसी का एक मजबूत हिस्सा है। ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा कायम होना चाहिए। वहीं सांसद साक्षी महाराज के विवादास्पद बयान के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। साक्षी महाराज ने मदरसों को आतंकी अड्डा करार दे दिया, वहां होने वाले सभी क्रियाकलापों को शक के घेरे में ला दिया। लेकिन खुद उनकी सरकार ने भी 2014-15 के बजट में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 100 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया।
सवाल यह है कि अगर मदरसों में आतंकी ही पलते हैं तो आखिर मोदी सरकार ने क्यों मदरसों के लिए फंड जारी किया? ऐसी क्या मजबूरी थी? 2010-11 में 104 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं 11-12 में ये राशि बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई। 12-13 में 195 करोड़ तक ये राशि पहुंच गई। वहीं 2013-14 में 175 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए गए। 2014-15 में 100 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए गए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीम मौलाना साहब जुड़े हुए हैं, बहुत सलीस साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से सत्यदेव पचौरी साहब जुड़े हुए हैं, सपा से रामगोपाल पुरी साहब, और पूरी चर्चा को दिशा देने के लिए के न्यूज़ के संपादक अभिरंजन कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यदेव पचौरी जी, आप ही से पूछ लेते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सांप्रदायवाद को रोकने की बात करते हैं और आप लोगों ने मदरसों को भी फंड दे दिया, सारी बातें हो गई, उन सब के बावजूद इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक तो जो साक्षी जी ने बयान दिया है जी, उसमें उन्होंने कहा कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, सही नहीं, हम सहमत भी नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन पर बयान देने पर रोक लगा दी। जी। दूसरी बात यह है कि ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया जाना चाहिए। ये तो राष्ट्रवाद की बात उन्होंने कही है कि सब लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश की आज़ादी की विजय के रूप में मनाते हैं, और उस लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी साथ थे, तो वहाँ भी ये तिरंगा झंडा फहराया जाना चाहिए। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, सहमत हूँ, लेकिन तमाम चीज़ें जो और हैं, जो आगे विषय आएगा, मैं कहूँगा कि राजनीति में जो जिहाद का मामला, आतंकवाद का मामला है, आज स्वयं इसका उदाहरण जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया के स्वयं फंसे हुए हैं। जहाँ से जिहाद शुरू हुआ है वो जिहाद खुद ही झेल रहे हैं, खुद ही परेशान है, तो जिहाद सही है या गलत है स्वयं वो निर्णय करें। इन जिहाद और लव जिहाद दो अलग अलग बातें। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष क्या है? हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी को घेर रही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसका पक्ष क्या है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-10 दिन 15 दिन से एक लव जिहाद का नारा दिया है, निश्चित तौर पर यह बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, अभी ये जो बयान अभी साक्षी जी महाराज का आया है कि अरब कंट्री से पैसा आ रहा है और उससे लव जिहाद छेड़ा जा रहा है। अभी इनकी कैबिनेट मिनिस्टर में इनका गांधी जी का बयान आया कि गो मांस से व्यापार हो रहा है और उससे पैसा आ रहा है, उससे आतंकवाद फैलाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, अगर इस तरीके से पैसा आकर के आतंकवाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, तो आपकी सरकार क्या कह रही है? इनके गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, इनके उत्तर प्रदेश के नेता कुछ कह रहे हैं। उसके पीछे मुझे 2 कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहली मैं बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये आंदोलन छेड़ा गया है, इसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। 2 उदाहरण है उसके। अगर किसी कन्या की भ्रूण हत्या की जाती है तो क्या उसको हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखेंगे? क्या उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना उचित है? अगर किसी महिला को फरेब करके, उसको बदनीति से या उसका अपहरण करके उसके साथ रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो क्या उसको, उस अपराधी को पहले हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखेंगे? हमें नहीं देखना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश में 73 सीटें दी प्रदेश की जनता ने 42% से अधिक वोट दिया है, उसके सामने ये स्थिति थी कि किस तरीके से वो ढलान पर आकर के खड़ी हो गई। जो वायदे किए थे पूरे नहीं हो रहे थे। तो एक उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे मकसद किसी की न रक्षा करना न किसी अपराध को रोकना है। इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ केवल ये है इनका कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकरण बना रहे, सब पोलराइजेशन होता रहे और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मिलते रहे। आपने एक अभी वीडियो क्लिप दिखाया था, मौलाना साहब कोई बोल रहे थे, मैं उनकी बात पर भी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं कि देश में कहीं भगवा आतंकवाद नहीं है। भगवा आतंकवाद कहना गलत होता जहां पर हम
कहते हैं बीजेपी को भगवा से जोड़ करके, वहीं पर हम इनको ताकत देने का काम करते हैं। ये छद्मदेशी भगवाधारी लोग हैं, साक्षी महाराज जैसे लोग जो इस देश के सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं इस तरीके का नारा दे करके। इसलिए मैं इनकी बातों का खंडन भी करता हूं और इसमें निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नीयत साफ नहीं है। सत्यदेव, माफ कीजिएगा, रामगोपालपुरी साहब, इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगे कि उसने ये जो मुद्दे थे इनको कहीं रोकने की कोशिश नहीं की और ये मुद्दे इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए कि अब बीजेपी इनको अब अपने बयानों में लेकर आ रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, आज इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्क्रिप्ट छपा हुआ है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि अब मेरा लक्ष्य गैर भाजपाई सरकारों को परास्त करके खुद कब्जा करना है। ये अब ये जितने स्वामी और ये तरह तरह के लोग ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, ये सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से वही बोलते हैं और ये लोग उसको बयान करते हैं। स्पष्ट रूप से वो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं उनको पलटने के लिए ये हिंदू और मुसलमानों में आपस में टकराहट करके और ये बताना चाहते हैं कि देश में अशांति, इस प्रदेश में अशांति हो गई है, इस सरकार को गिराओ। और राज्यपालों को जबरदस्ती खुद बैठाया इन्होंने, उसके पीछे का कारण यही है कि एक पॉलिटिकल बिजनेस कर रहे हैं। जहां तक ये साक्षी महाराज की बात है, ऐसे तमाम महाराज इनके जो है आते जाते हैं। मैं दो बातें इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाता है तो पाकिस्तान का झंडा भी तो वो नहीं लगा रहे हैं, या किसी मुस्लिम कंट्री का तो झंडा नहीं लगा रहे हैं। और अभी उन्होंने रेट गिनाया कि सिख से शादी करो, हिंदू से करो, जैन से करो। तो मैं समझता हूं कि क्या ये उस विभाग के जहां आतंकवाद पनपता है अकाउंटेंट थे क्या, कि इनको मालूम है उसका ये रेट था जी कि 50,000, 5 लाख इनका तो 15 लाख, ये तो वही बता सकता है जो उसमें शामिल रहा हो, ये जो बाकायदे उसका लेन देन करता हो वही बता सकता है। ये ऐसे लोग जो भारत के इतिहास में संसद में पहुंच गए हैं, वहां शपथ लेते हैं देश की सर्वधर्म समभाव की, और इस तरीके का वातावरण दूषित कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है और इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़े होंगे। जिस तरीके के भगवाकरण करके और हिंदू मुसलमान को आपस में झगड़ा करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम वॉच कर रहे हैं, समय का हम भी वॉच कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा समय आएगा हम भी सड़क पर इनके खिलाफ बोलेंगे। चलिए, मोहम्मद सलीम साहब, मदरसे आज के नहीं हैं, बहुत पहले से ये यहाँ पर तालीम दे रहे हैं और दो संप्रदाय के बीच शादी कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी, लेकिन अब इनको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मैं अपने तमाम साथीगण जो बैठे विभिन्न राजनीतिक दलों के जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। पचौरी जी ने बड़ी सफाई के साथ साक्षी महाराज के कथन को खंडन करते हुए उसका निंदा की एक तरह से। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मदारिस में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडे फहराने की बात जहाँ तक कह रहे थे साक्षी महाराज, तो मैं उन्हें कानपुर के अंदर 10 मदरसे ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया गया। मैं खुद एक मदरसा तालीमुल अर्श का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे मदरसे में अभी 15 अगस्त को मैंने खुद परचम हिंदुस्तान का लहरा के और जनगण मन भी वहाँ पढ़ा गया और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी वहाँ पढ़ा गया। अगर वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हाँ उन मदारिस में झंडा नहीं फहराया जाता है, जो मदारिस मस्जिद के अंदर चल रहे हैं, जो एक ख़ास धर्म स्थल हैं, उन जगहों पर झंडा किसी भी तरह से नहीं फहराया जा सकता है। आप मुझे बताएं, क्या किसी मंदिर के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है? आरएसएस के हेडक्वार्टर में क्या भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है? क्या आरएसएस की शाखाओं में भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है? वहाँ भगवा कलर के झंडे फहराए जाते हैं। तो ये बात कहने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। पूरा देश हिंदू मुस्लिम सब सारे संप्रदाय के लोगों का देश है। इसको जात धर्म क्षेत्र में मत बांटो। अगर इस देश को जात धर्म और क्षेत्र में बांटने की जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो देश के हितैषी नहीं, देशद्रोही, देश के दुश्मन रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और ये एक दूसरे पर लांछन लगाने से बेहतर है हमें एक सर्वधर्म समान निर्माण करना चाहिए, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के जरिए से बांध करके एक सूत्र में भारत को एक लिमिटेड मजहबी आज़ादी दी है यहाँ रहने वालों को। मैं पूछना चाहता हूँ,
तमाम राजनीतिक दल के लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं कि भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है, और उस धार्मिक स्वतंत्रता से राष्ट्र को, किसी संप्रदाय को, किसी प्रदेश को, किसी जाति को क्या नफा और नुकसान है? बताएं पचौरी जी, भाजपा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो ये कहते हैं, वो बताएं इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है? जो ये कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, एक से अधिक विवाह की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। अभी मैंने राखी मंडी में पिछले दिनों एक मुसलमान बच्ची को एक हिंदू परिवार का बच्चा भगा करके ले गया, उसका धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसकी शादी की गई, तो इसको हिंदू समाज से नहीं जोड़ा जा सकता। ये उस एक व्यक्ति का अपना अपराध है जिसकी उसे सजा प्रशासन ने दी और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ये हिंदू समाज का घृणित कार्य है तो मैं उसकी निंदा करता हूं जो पूरे समाज को कहने वाला हो। ये एक व्यक्ति का काम हो सकता है। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज में वो लड़कियां, मैंने अभी जो बाबूपुरवा का कांड था, उस कांड में एसपी सिटी का मैंने खुद बयान मेरे पास मौजूद है, जिन्होंने कहा कि वो लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि ये लड़का किस धर्म का है। दोनों में प्रेम संबंध थे, प्रेम संबंध के बाद उनके आपस में विवाह होता है, उसको लव जिहाद का नाम दे करके जो कहा जा रहा है कि 9 लाख 8 लाख 6 लाख। तो मैं पूछना चाहता हूं साक्षी महाराज जी, जरा हिंदू समाज की उन लड़कियों के लिए चिंता करें। भगवा ब्रिगेड के लोग उन हिंदू समाज की उन लड़कियों के लिए चिंतित हो जो दहेज के अभाव के कारण विवाह से वंचित हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करके विवाह कर रही हैं। बेमतलब में इसको किसी धर्म से ऐसे मुद्दों को दिया जाता है, ये हमारे समाज में आज नहीं पहले से भी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है नीलम दिल्ली से। जी नीलम, बताइए क्या कहेंगी आप? मेरा कहना ये है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, मैं टीवी में सुन रही हूँ कि हिंदू लड़की या मुसलमान लड़की, मैं तो कहती हूँ आप हिंदू या मुसलमान सोचिए ही नहीं ना, एक महिला को, एक बच्ची को उस महिला के रूप में देखिए जी। और ये प्लीज इसके ऊपर जो इतनी जबरदस्त राजनीति हो रही है, तो कोई भी, चाहे वो साधु हो, चाहे वो मुस्लिम हमारे भाई हो या हिंदू भाई हैं, तो मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बच्चियों के लिए काम करती हूँ, मेरे पास पढ़ने आती है बच्चियाँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि वो हिंदू है या मुसलमान है या कौन है। उद्देश्य हमारा जो है भारत की बच्चियों का उद्धार करना है, उसको मानसिक शारीरिक रूप से हर तरह से सक्षम बनाना है जी। तो प्लीज कृपया करके अगर आप लोग कर सकते हैं तो इस कार्य पे फोकस कीजिए, ना कि एक दूसरे पर वाक युद्ध करके कि हमने ये किया, हम हिंदू है इसलिए हम बहुत ही महान है, हम मुस्लिम है हमने ये बहुत महान कार्य किया। तो कृपया अगर आप लोग सोच सकते हैं तो भारत की बच्चियों के लिए जी कुछ बेहतर सोचे, उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचे, ऐसे मुद्दों को राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से, हरिओम यादव जी। यादव साहब बताइए क्या कहेंगे आप? मैडम हम ये कह रहे जो ये भाजपा के नेता हैं जी, जो भाजपा के नेता जी बैठे, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये तो सत्ता में है, भाजपा के जो नेताजी बैठे हैं जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम हरिओम जी धीमे कर दीजिए, हमारी बातचीत ज्यादा बेहतर होगी। ये तो सत्ता में है, तो इन्हें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इन्हें तो सभी के लिए एक समान कार्य करना चाहिए ना जी, समभाव से सबको देखना चाहिए। अभिरंजन जी आपके पास आ रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर नफरत की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इन सारे जो बयानबाजी हो रही है इन सब के पीछे की सियासत क्या है वो आपसे समझेंगे। नहीं देखिए, जो कुछ भी है मेरे विचार से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये लगता है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत के तमाम राजनीतिक दलों के लिए दो फेफड़ों की तरह है। अगर आप इनको हटा देंगे उनके शरीर से तो इन राजनीतिक दलों का जिंदा रह पाना संभव नहीं है। जातिवाद एक फेफड़ा है और सांप्रदायिकता दूसरा फेफड़ा है। मैं किस राजनीतिक दल को क्लीन चिट दूं कि यह राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करता, जातिवाद की राजनीति नहीं करता? क्या ये सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है, MY समीकरण के हिसाब से जो है अपनी राजनीति करती है, MSY समीकरण बनाती है, मुस्लिम सिंह और यादव का यानी मुस्लिम ठाकुर और यादव का समीकरण बनाती है समाजवादी पार्टी? क्या ये फैक्ट नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी जो है दलित जातियों की राजनीति करती है, बीच में ब्राह्मण जातियों की भी छौंक लगाकर अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वोटों का अंक गणित जो है थोड़ा सा बेहतर हो सके और उसके पलड़े में जो है सत्ता का समीकरण झुक सके? क्या ये फैक्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने
हिंदुस्तान में पिछले 67 साल से जो है एक मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति की है। मुस्लिम 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 करती रही है, अल्पसंख्यकवाद की बातें करती रही है, मदरसों को बेहतर बनाने की बातें करती रही है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि उसकी इस तरह की तमाम राजनीति के बावजूद 67 साल से हिंदुस्तान की मुस्लिम बस्तियां गंदी हैं। 67 साल से मुसलमानों के बच्चे इस देश में ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए। 67 साल से मुसलमान नौजवानों को इस देश में तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक अयोध्या में जो है मंदिर का ताला खुलवाया, शाहबानो प्रकरण में उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। ये सारी चीजें फैक्ट हैं। और इसी तरह से ये भी फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सबका साथ सबका विकास की बात करे, लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। चाहे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह कुछ भी कहें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी एक जमाने में कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन ये फैक्ट है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ये पार्टी करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जातिवाद और सांप्रदायिकता हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दो फेफड़े हैं। इन दोनों फेफड़ों को आप इनके शरीर से निकाल दीजिए तो ये सारी पार्टियां मर जाएंगी। विकास की बातें करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बातें करना, ये सारा दिखावा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर आप बना देंगे तो इस देश के अंदर कोई एक आदमी ऐसा सामने नहीं आएगा जो राजनीति में जाना चाहेगा। राजनीति कोई सेवा करने के लिए नहीं जाना चाहता है। राजनीति में लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो एक इतना बड़ा धंधा बन चुका है जिसमें रातों रात करोड़ों अरबों की कमाई हो सकती है, कमीशन खोरी हो सकती है, घूसखोरी हो सकती है, देश के पैसे को लूटा जा सकता है, काला धन विदेशों में जमा कराया जा सकता है। इस धंधे में आकर राजनीति एक धंधा है, तो ये सेवा नहीं है। विकास की बातें छलावा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बातें छलावा। दूसरी चीज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सदमा पहुंचता है, मुझे ठेस पहुंचती है एक तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार होने की हैसियत से। मैंने तो यह सोचा था कि जब सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में इतने अपार बहुमत से आई तो वो सचमुच जो है विकास की राजनीति करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कायम करने की राजनीति करेगी। ये क्या हो रहा है कि कभी कांठ में, मुरादाबाद में, कभी मेरठ में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी सहारनपुर में, और फिर जो है अलग अलग नेताओं के एंगल से देखें तो कभी मेनका गांधी, कभी साक्षी महाराज, कभी योगी आदित्यनाथ। ये चीजें क्या हो रही हैं? कोई कह रहा है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, कोई कह रहा है कि हिंदू की लड़कियों को एक रेट कार्ड तैयार करके फंसाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता है, कोई कह रहा है कि गो मांस से जो है आतंकवाद को पैसा मिलता है। जैसे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही हो गया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार जो है इसी एक मुद्दे को लेकर कायम हुई है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों से यह प्रॉमिस किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 5 साल में मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। इस तरह से बातें हो रही हैं। अरे भाई, कम से कम अभी आपकी सरकार बनी थी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी 4 साल 5 साल तो कम से कम राजनीति से दूर रहो। चुनाव आता फिर आप राजनीतिक बातें करते तो शायद मेरी समझ में थोड़ी सी बात आती। लेकिन इस वक्त तो आपको इतना अपार बहुमत मिला, काम कीजिए, महंगाई कम कीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो आपने सपना दिखाया है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार कीजिए। आपने संसद को क्लीन करने की बात कही है, उस संसद को क्लीन करने की बात आपने कही थी जिसमें आज की तारीख में 180 से ज्यादा दागी सांसद हैं। तो आपने संसद को 1 साल के भीतर क्लीन करने की बात कही थी, दागियों पर मुकदमा चलाकर 1 साल के भीतर आपने उनको सलाखों के भीतर पहुंचाने की बात कही थी। मैं आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप दागी सांसदों पर कार्रवाई करते और उनको 1 साल के भीतर जो है सलाखों के भीतर पहुंचाते और उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाते। मैं आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बाबा रामदेव, जिनको अभी कल ही अमित शाह ने कहा है कि वो दूसरे कृष्ण की तरह की वो राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर, तो उस कृष्ण की राजनीति जो है काला धन को वापस लाने की, जो वो कितने 15 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़ जो बताते हैं कि विदेशों में काला धन है, उसका एक हिस्सा तो कम से कम वापस लेकर आओ। भारत के लोगों को ये तो बताओ कि किन किन लोगों का पैसा विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। तो वो राजनीति नहीं हो रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही गई थी, पाकिस्तान इनको सबक सिखा रहा है, पाकिस्तान को हम सबक नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति क्या हो रही है? लव जिहाद की राजनीति हो रही है, मदरसों की राजनीति हो रही है। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता और इसीलिए मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों को कसूरवार ठहराता हूं जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति करने का।
एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुझे कभी कभी लगता है कि दो पार्टी बनी हुई है। एक नरम दल है, दूसरा गरम दल है। नरम दल नरम नरम बातें करके जनता को भुलाता है, बहलाता है, भटकाता है, और गरम दल गरम गरम बातें करके जनता में उन्माद भरता है। अब आप बताइए ये क्या बात हुई कि आप जो है कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों का, सिख लड़कियों का, सब लोगों का रेट कार्ड फिक्स है। जैसे लड़कियां ना हुई, ये कोई सामान हो गई अलग अलग ब्रांड्स की, कि सिखों की लड़कियां हैं तो वो बेहतर ब्रांड की लड़कियां हैं, इसलिए उनका रेट 11 लाख रुपए है, और हिंदुओं की लड़कियां हुई तो वो किसी कमतर छोटे ब्रांड का सामान है कि उनका रेट जो है 10 लाख रुपए है। फिर जो है पंजाब की लड़कियां हुई तो वो और कमतर ब्रांड की लड़कियां हैं तो उनका रेट 9 लाख रुपए है। जैन लड़कियां हैं तो वो और छोटे ब्रांड की लड़कियां हुई, सामान हुई, उनका रेट 8 लाख रुपए है। आप इस तरह की बातें करके पूरी स्त्री जाति को कलंकित करते हैं। आप पूरी स्त्री जाति को जो है एक सामान की शक्ल दे देती हैं। आप पूरी स्त्री जाति को वस्तुओं का दर्जा दे देते हैं। हाड़ मांस के इंसान है, वो भी आधी आबादी है पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में। वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो पत्नी भी है। आप उसका सम्मान करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत के क्यों कह रहे हैं कि मुझे लव जिहाद नहीं मालूम है? उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ अगर मीडिया में आकर प्रलाप कर रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, तो कम से कम अपने देश के गृह मंत्री और जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं उनको तो जाकर पहले ब्रीफ कर दें, उनको तो एजुकेट कर दें। उनके हाथ में पूरे देश का गृह मंत्रालय है, पूरे देश की पुलिस है, पूरे देश की तमाम जांच एजेंसियां हैं, तमाम अपराधों पर काबू करने का उनके पास तंत्र है। राजनाथ सिंह को जाकर एजुकेट कर दें। फिर राजनाथ सिंह क्यों कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है? राजनाथ सिंह कार्रवाई करें ना, अगर ये चीजें हो रही है तो सलाखों के पीछे भेजें। अगर कोई ऐसा मुस्लिम इस देश में है, अगर कोई ऐसा आतंकवादी इस देश में है, अगर कोई ऐसा अपराधी इस देश में है, तो आप उसको सलाखों के पीछे भेजो, आप उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाओ। ये बयानबाजी क्यों करते हो मेरे भाई? मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है। ये गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं इस पॉलिटिक्स को पूरी जिम्मेदारी के साथ कंडेम करता हूं। साथ ही ये भी कहता हूं कि मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक दल अपराध की राजनीति कर रहे हैं, लोगों में उन्माद भरने की राजनीति कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों वाली नीति पर चल रहे हैं। इस नीति की मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं। जी, सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि वो अलग हैं, वो पार्टी विद अ डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस इन सारी पार्टियों में, ये एक ब्रेक के बाद जानेंगे।